उत्तर सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है आरक्षण के दीमक ने विकास की जड़ों को खोखला कर दिया है। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट पर पहली घंटी तथा चौथे मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। सभी प्रतियोगियों से मैं निवेदन करता हूं कि वह वक्ता के वक्तव्य पर आधारित प्रश्न ही पूछें। यदि वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता तो निर्णायक मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह उस प्रतियोगी को पूर्ण अंक प्रदान करें। हमारे आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिसेज आर्या, मिस्टर मनी, मिस्टर मंडल एंड मिस जोआना। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वर्ष की अंतिम वाद विवाद प्रतियोगिता को आरंभ करते हुए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने मंच पर आ रही हैं आलिम सदन से कनिका बंसल। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अब खाने के नाम पर, पानी के नाम पर और हवा के नाम पर भी आरक्षण ही मिलेगा। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है आरक्षण की दीमक ने विकास की जड़ों को खोखला कर दिया है और मैं इस विषय से सहमत होते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। सियासत देश को इस कदर बदनाम कर देती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। आज हमारे देश की ज़रूरत, देश की जनसंख्या, देश की प्रणाली को देखकर मुझे आरक्षण की दूर दूर तक ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही। आरक्षण से पता चलता है कि देश में चल रही जातिवाद जैसी कुप्रथा आज भी जिंदा है। संविधान शुरू होने से पहले आरक्षण शुरू हो गया था और आज भी जारी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू किया था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह जानते थे कि बाद में आरक्षण एक नासूर बन सकता है, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इसे 70 वर्षों तक खींच दिया है और ना जाने कब तक खींचते रहेंगे। इसका परिणाम आज यह हुआ है कि जो अनारक्षित वर्ग के युवा हैं, उनके मन में निराशा इस कदर भर चुकी है कि वह अब अपनी मंजिल को तलाश ही नहीं करना चाहते। भीमराव अंबेडकर बिना आरक्षण के कितने महान व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने संविधान लिखा। आज 70 वर्षों के बाद आरक्षण मिलने पर भी कोई भी आरक्षित वर्ग से हमें दूसरा भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं मिला? क्योंकि महोदय, आज लोगों की चाह लक्ष्य प्राप्त करने की नहीं, लालचखोरी की है। आज मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मैं अपने विपक्षी दल को नीट परीक्षा का उदाहरण देना चाहूंगी। जो परीक्षाएं देश की चिकित्सा सुधार के लिए की जाती है, अगर उसमें कोई नीची जाति के 45% अंक लाने वाले छात्रों को प्रवेश मिल जाए और सामान्य वर्ग के 90% अंक लाने के बाद भी उस छात्र को प्रवेश ना मिले, तो क्या यह ठीक है? तो अब मेरे विपक्षी दल ये बताए कि इस तरह का छात्रों का चयन करने से देश के विकास की जड़ों को खोखला कैसे नहीं कर रहा। मान्यवर, आज का विषय यह भी कहता है आरक्षण की दीमक। दीमक शब्द का अर्थ होता है जो अंदर ही अंदर वास्तविकता को निगल जाता है। मैं अपने विपक्षी मित्र को यह बताना चाहूंगी कि मैं तू कहने की हिम्मत करती हूँ, मैं तू कहने की हिम्मत करती हूँ। मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की। उन वक्ताओं का ना बोलना ही उचित होगा जो यह नहीं जानते कि समाज किस तरह आरक्षण से जल रहा है। मैं तो इतनी खुददार नहीं कि समाज जले और मैं कुछ ना बोलूं। मान्यवर, सोचने की बात तो यह है कि आज हमारे देश से प्रतिभावान युवक क्यों पलायन हो रहे हैं, क्यों वह विदेशों में जाकर रह रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं आरक्षण की दीमक ही है, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके प्रतिभा की यहाँ कोई कदर नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना के आधार पर तो सबको खुश रहना चाहिए। क्या हमारे देश में सब कुछ है? कदापि नहीं। सिर्फ आरक्षण के कारण जब तक अयोग्य लोग हमारे देश से खेलते रहेंगे, तब तक ना देश का विकास होगा, ना समाज का, ना ही जाति का।
सबसे बड़ा नुकसान तो वह वर्ग चुकाता है जो ऊंचे पद पर कार्य करने के बाद भी करने के योग्य होते हैं, तब भी उनको उनकी पद प्राप्ति नहीं होती। जी हाँ महोदय, आज हमारे देश के कई नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं और कई ऐसे नौजवान भी हैं जिन्हें उनकी आर्थिक तंगी इतना मजबूर कर देती है कि वह ये देश छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। एक आरक्षण उन्हें ऐसे विश्वविद्यालय से प्रवेश नहीं करने देता जहां पर वह योग्य होने के बाद भी वह अयोग्य सिद्ध किए जाते हैं। कारण आरक्षण, आरक्षित सीटें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने विपक्षी दल को एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। क्या पता वह इस समस्या को समझ जाए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, योग्यता की कद्र नहीं यहाँ चांदी जातिवाद की। आरक्षण वाला देश है ये, यहाँ काबिल बेरोजगार है, देकर कास्ट सर्टिफिकेट अयोग्य मालामाल है। देखो यारो देश मेरा आरक्षण से बेहाल है। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रपति भी आरक्षित वर्ग से हैं, तो इन्हें भी तो आरक्षण की सहायता मिली है, उस पर आपका क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत सम्मान करती हूँ। ठीक है, वह आरक्षित वर्ग से होने के बाद भी इतनी सफल हो पाई, पर ऐसे बस करोड़ों में एक दो लोग ही होते हैं जो इतने सफल हो पाते हैं। अगर देखा जाए तो कितने काबिल लोग होते हैं जो आरक्षण के बावजूद भी वह अपना पद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। आपको नहीं लगता यदि आज हम आपके अनुसार आरक्षण को निरस्त कर दें तो संसद में महिलाओं का दिखना बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर महिलाएं संसद में से आरक्षण के नाम पर आती हैं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आजकल इसीलिए संसद में महिलाओं आरक्षण के कारण, जैसे आपने बोला, आरक्षण के कारण ही इतने ज़्यादा हैं। वह क्यों है? क्योंकि हम महिलाओं को उतना समानता देते ही नहीं जितना पुरुष को दिया जाता है। तो अगर हम महिलाओं को भी उतना ही समानता देंगे तो फिर आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि चलो पुरुष है तो फिर इसे हमें आने देते हैं, पर क्योंकि वह महिला है तो शायद वह काबिल नहीं होगी। हमें सबको एक ही समानता से आदर करना चाहिए। धन्यवाद। अब विषय के विपक्ष में संकल्प अग्रवाल। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाए दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारे में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, गलत को गलत कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं विषय का विरोध करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं आरक्षण और विकास की। तो आखिर आरक्षण शब्द का अर्थ क्या है? आरक्षण सकारात्मक विभेद का एक रूप है जो हरास के वर्गों के बीच में समानता लाने के लिए बनाया गया है, ताकि उनको सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके। आरक्षण इसलिए दिया जाता है जैसे कि निचली जाति उच्च जाति से बराबरी कर सके व समाज में सर उठाकर जी सके। जब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण प्रस्ताव रखा था तब उन्होंने कहा था कि इसे 10 वर्षों तक रखा जाएगा और अगर ये कारगर साबित होता है तभी इसे जारी रखेंगे, अन्यथा नहीं। परंतु ये आज तक जारी है क्योंकि इसने भारत में करोड़ों लोगों को लाभ दिया है और देता भी आएगा। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये मुद्दा कई बार सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा भी है, तो उन्होंने भी यही कहा कि यही सही है और सर्वोत्तम है। तो आज मेरा विपक्षी दल ये कैसे कह सकता है कि आरक्षण की दीमक ने विकास की जड़ों को खोखला कर दिया है, जबकि ये देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो रहा है। अगर आज देश में आरक्षण नहीं होगा तो देश में जातियों के नाम पर लोगों को बांटा जाएगा और दंगे फसाद होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए
सरकार व मराठा समुदाय के बीच राजनीतिक विवाद से पता चलता है। इसके कारण राज्य में भूख हड़ताल हुई व काफी उथल पुथल मच गई थी। अंत में सरकार ने मराठा समुदाय की मांग पूरी करते हुए उन्हें आरक्षण दे ही दिया। आरक्षण सिर्फ जाति के नाम पर ही नहीं बल्कि महिलाओं के नाम पर भी दिया जाता है। इसका पता हमें महिला आरक्षण बिल से पता चलता है, जिसके तहत महिलाओं को संसद व विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। अब मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि जो योग्य व समान दल के लोग हैं उनका क्या? तो मैं उनको बता दूं कि आज जितनी सुविधाएं व संसाधन समान वर्ग के लोगों के पास हैं, उतनी सुविधाएं व संसाधन पिछली व निचली जाति के लोगों के पास नहीं है। और ये आज से नहीं, स्वतंत्रता के समय से चलता आ रहा है, जब हमारे समाज में अस्पृश्यता, जातिवाद व उच्च नीच की भेदभाव थे। जब पिछली व निचली जाति के लोग हमारे देश में विद्यालय, मंदिर व बड़ी इमारतें बनाते थे और देश को विकास और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाते थे, उनको ही ऐसे संस्थान में जाने की अनुमति ना थी। और जब उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई करी और आरक्षण की मांग करी, तो मेरे विपक्षी दल कहता है कि ये गलत है। आरक्षण एक दलित और शोषित समाज को ऊपर उठाने के लिए किया गया कार्य था, परंतु आज एक ये राजनीतिक मजबूरी बन चुका है। मान्यवर, अगर हम भारत की आर्थिक स्थिति की आकलन करें तो हम देखते हैं कि गरीबी तो हर वर्ग में झलक रही है। लोग अपनी आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में भी असमर्थ हैं। तो अगर ऐसे में सरकार आर्थिक आरक्षण को देकर सभी वर्गों के लोगों को समान बनाना चाह रही है और सबका साथ सबका विकास चाह रही है, तो इसमें क्या गलत है? आज हमें आरक्षण की जरूरत है उस पिछड़े हुए वर्ग के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी नौकरी के लिए और सबसे महत्वपूर्ण देश के विकास के लिए, ना कि जातिवाद व भेदभाव के लिए। देखिए, मैं तो स्वयं ही चाहता हूं कि भारत में एक ऐसा काल आए जहां आरक्षण की जरूरत ना पड़े, जहां जातिवाद ना हो, जहां भेदभाव ना हो, जहां भारत के हर संस्थान और हर व्यक्ति को एक तरीके से देखा जाए और सभी को बराबरी का मौका मिले। परंतु ये तभी संभव है जब हमारे विकास की जड़ें आरक्षण समान उर्वरक का सदुपयोग कर देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि कल तक शीशा था, तब सब देख देख जाते थे। कल तक शीशा था, तब सब देख देख जाते थे। आज टूट गया है तो सब बच बच जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके बदल जाते हैं, दिन सबके बदल जाते हैं। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया है। भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को इस व्यवस्था का लाभ नहीं देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का कहना सही था, पर मैं आपको ये बता दूं कि देश का असली विकास तभी हो पाएगा जब आरक्षण के द्वारा हम सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से ला पाएंगे। धन्यवाद। आपको नहीं लगता आरक्षण से बेहतर अनुदान है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरक्षण से बेहतर अनुदान है, क्योंकि जो आरक्षण आज के समय में विकास ला सकता है वो अनुदान नहीं ला सकता है। आरक्षण हमारे देश में लोगों को नौकरी दिलाता है, उनको शिक्षा दिलाता है, जो कि अनुदान नहीं दिला सकता। धन्यवाद। धन्यवाद संकल्प। अब विषय के पक्ष में कौंडन सदन से कृतन गर्ग। आरक्षण का भंवर खींचे सबको अपनी ओर, समझ न पाए कोई ये चाल, हर ओर फैला है ये जाल। जड़ें हैं इसकी इतनी गहरी, उलझ चुका है हर प्राणी। देश का भविष्य किस मोड़ पर खड़ा, आरक्षण नाम की सूली पर चढ़ा। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण और मेरे विपक्षी मित्र, आज सदन के पटल पर विषय है कि आरक्षण के दीमक ने विकास की जड़ों को खोखला कर दिया है और मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। आरक्षण की व्यवस्था सन 1960 में प्रारंभ की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था
कि हर 10 वर्ष में यह समीक्षा होनी चाहिए कि जिस वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है क्या उनकी स्थिति में कुछ सुधार आ रहा है या नहीं। यदि उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है तो यह व्यवस्था रोक देनी चाहिए, परंतु ऐसी कोई समीक्षा कभी हुई ही नहीं और यह व्यवस्था आज तक चली आ रही है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी आरक्षित वर्ग से आती हैं, तो मेरे विपक्षी मित्र ये कैसे कह सकते हैं कि यह वर्ग आज भी पीछे है। हमारे देश के ही एक जाने माने सांसद हैं जो इस आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कुल संपत्ति 50,000 करोड़ है। मैं फिर से दोहराता हूं, 50,000 करोड़। अब आप ही बताइए, क्या इन्हें या इनके परिवारजनों को किसी भी प्रकार का आरक्षण की आवश्यकता है? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो दीमक की भांति इस व्यवस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं और देश की विकास में बाधक बन रहे हैं। आज भारत में सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उन सब में यह व्यवस्था उपलब्ध है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हुए थे। उनमें से एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। वह वहां एमबीबीएस करने गया था। उसने भारत की नीट परीक्षा में 97% अंक प्राप्त करे थे। इसके उपरांत भी उसे भारत में किसी अच्छी सरकारी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। यह तो केवल एक उदाहरण है जो आम जनता के सामने आ गया। हर वर्ष ऐसे लाखों छात्र विदेश अपनी शिक्षा पूरी करने जाते हैं, फिर ये वहां के संगठनों में काम करते हैं और उस देश के विकास में सहायक बनते हैं। इसमें उन विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है, दोष केवल इस व्यवस्था का है। जब भी आरक्षित वर्ग से कोई छात्र नौकरी पाने का प्रयास करेगा तो उसके मानक आधे हो जाएंगे। यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है परंतु वो सामान्य वर्ग से है, तो कठिन परिश्रम के बाद भी यह संभव है कि उसे उसकी मनचाही नौकरी ना मिले। तो मुझे आप ही बताइए कि कैसे होगा इस देश का विकास। यह तो छोड़िए, उस आरक्षित वर्ग में भी जो आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति है वह एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का हक छीन लेता है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की भावना को बढ़ावा देता है। ऐसी व्यवस्था आज के समय में कोई महत्व नहीं रखती, बल्कि मेरा तो यह विश्वास है कि व्यक्ति की योग्यता देखकर उसे अवसर प्रदान करना अनिवार्य है, अब चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से ही क्यों ना हो। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रतिभा थकी हारी, असफल और हताश हो रही है। प्रतिभा थकी हारी, असफल और हताश हो रही है। आरक्षण के कारण युवा पीढ़ी बड़ी निराश हो रही है। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि आरक्षण को निरस्त कर देना चाहिए, तो क्या आपका यह भी मानना है कि जो विकलांग लोगों को आरक्षण मिल रहा है जिससे उनका कंधा थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, वह भी निरस्त कर देना चाहिए? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आरक्षण जो हम एक तरीके से देखते हैं, वो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो आरक्षण प्रदान किया गया था वह पिछड़ी जातियों के लिए था। ये जो आप विकलांग लोगों के लिए आरक्षण कह रहे हैं, ये आरक्षण एक तरीके से आरक्षण नहीं, उनकी मदद हो गई। ये उनकी सहायता के रूप में है और ये रोकने का सवाल उठता ही नहीं क्योंकि वह विकलांग लोग हैं। धन्यवाद। आपको हाल ही में हुए चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में तो पता ही होगा। उसमें भी कई आरक्षित साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तभी भी आरक्षण नहीं होना चाहिए? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरा ये मानना है जो योग्य व्यक्ति है वह बिना आरक्षण के भी ऊंचाइयां छू सकता है, इसलिए उसे किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है अगर वह योग्य है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। अब विषय के विपक्ष में नियति अग्रवाल। ताज़ा खबर, गुरुवार को चेन्नई से 22 किलोमीटर दूर अवधि में
ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में क्वार्टर में सीवेज में चैम्बर खोलते ही दम घुटने से 2 लोगों की जान चली गई। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं नियति अग्रवाल कॉन्डेंस सदन से आज के विषय आरक्षण की दीमक ने विकास की जड़ को खोखला कर दिया है कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज के विषय से मैं आपको सबसे पहले आरक्षण का मतलब समझाना चाहूंगी। भारत में आरक्षण सकारात्मक कार्यवाही उपायों की एक प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसे भारत सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और देश के भीतर कुछ वंचित समूह द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक भेदभाव और असमानता को कम करने के लिए लागू किया है। अब हमारे देश में नीची जात के लोग, जिनके पास ना कोई सुविधा है, ना कोई साधन है, ना दिन में खाने के लिए 3 बार की रोटी है, जो अपने घर चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जैसे मैनहोल साफ करना, नाला साफ करने को भी तैयार रहते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि उन्हें कुछ तो विशेष अधिकार मिलना चाहिए? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आरक्षण ने हमारे विकास की जड़ को खोखला कर दिया है, क्योंकि हमारे देश के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने कहा है कि जनसंख्याई लाभ और वित्तीय क्षेत्र के विकास की गति से मदद मिलने पर भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और बाजार विनिमय दर के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 23 अगस्त 2023 को भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ इतिहास रचा, जब वह चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव में 5 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। यह अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों के एक विशिष्ट क्लब में भी शामिल हो गया। यह सब आरक्षण होते हुए भी संभव हुआ है, तो यह कहना तो गलत होगा कि आरक्षण ने विकास की जड़ को खोखला कर दिया है। आरक्षण एक समान अवसर बनाता है, क्योंकि पिछड़े वर्गों के उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, कौशल, वित्तीय, आर्थिक गतिशीलता के मामले में वंचित रहे हैं। अचानक उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना जिनके पास सदियों से उन संस्थाओं तक पहुंच है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्वविद्यालयों में आरक्षण से विचारों का आदान प्रदान हुआ है। कंपनियों के लिए विविध पृष्ठभूमि से लोगों को भर्ती करना आसान हो गया है। इससे बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार आरक्षण ने प्रशासन की दक्षता को कम नहीं किया है, बल्कि इसमें सुधार किया है। बेहतरीन उदाहरणों में से एक है भारतीय रेलवे, जो बड़ी संख्या में SC/ST कर्मचारियों को रोजगार देता है और बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। समानता के बिना यह अर्थहीन है। योग्यता की परवाह किए बिना लोगों को उसी मार्ग पर वापस लाया जाना चाहिए, चाहे इससे किसी वर्ग का उत्थान हो या पतन हो। परिणाम स्वरूप जाति आधारित उच्च और निम्न जातियों के बीच अंतर को कम करने में मदद करता है। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है। अपने वाद विवाद के अंतिम तर्क में मैं आपको पिछले सप्ताह भारतीय संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख करना चाहूंगी। पिछले 75 वर्षों में देश की आधी अवधि में के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको सुधारने के लिए प्रशासनिक प्रयास आज पूरे देश में हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, और जिसका समर्थन मेरे प्रिय विपक्षी मित्र भी करेंगे, जिससे मेरा वाद विवाद आज और मजबूत और मेरा तथ्य और स्पष्ट होता है कि आरक्षण से देश का विकास हो रहा है। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि आरक्षण को वही लोग गलत कहते हैं जो मेहनत करने से डरते हैं। धन्यवाद। आज जो हमारे देश की सैनिक दल है, यानी कि आर्मी, उसमें तो आरक्षण नहीं है, तब भी तो देश के लिए वो इतना देश का इतना विकास हो रहा है, और वो और विकास कर चुके हैं और अभी भी हो रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपने कहा कि आरक्षण नहीं मिल रहा, वो भी उससे भी विकास हो रहा है। अगर उन्हें आरक्षण मिलता, आप ये भी तो देखिए कि उनके पास ना कोई सुविधा है, ना कोई साधन है। आज समान वर्ग के लोगों के पास ट्यूशन लेने का समय, ट्यूशन लेने के पैसे हैं, पर उनके पास क्या है? कुछ नहीं, 3 बार की रोटी भी नहीं है। तो अगर उन्हें आरक्षण का थोड़ा तो विशेष अधिकार मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में बोला कि आरक्षण से वो लोग डरते हैं जो मेहनत
आरक्षण को वो लोग गलत मानते हैं जो मेहनत करने से डरते हैं। आपको नहीं लगता कि आप उल्टा कह रहे हैं? क्योंकि आज यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में जो हमारे देश का भविष्य बताता है, उसमें 40% जो बच्चे हैं जो इतने अंक ला रहे हैं, सिर्फ 40% ज़्यादा नहीं होते हैं, वो आरक्षण के द्वारा आज सिविल सर्विसेज में सर्विस कर रहे हैं। परंतु जो बच्चे मेहनत करते हैं, अपने माता पिता का इतना मेहनत लगती है उसमें, वो 80% लाकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो आपको नहीं लगता कि वो मेहनत करने से नहीं रह रहे हैं, परंतु हमारी सरकार है वो आरक्षण को इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि वो मेहनत करके भी कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई चारा ही नहीं। प्रश्न के धन्यवाद। पहली बात तो पता नहीं ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें 40% लाके लोग यूपीएससी सिविल सर्विस पास कर रहे हैं, और बाकी बात है कि जो 80% ला रहे हैं उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ये भी तो देखें कि जो नीचे जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके पास अभी तक ना तो ट्यूशन लेने की पैसे हैं। जो समान वर्ग के लोग हैं वो तो पैसे से अपने माँ बाप की जो पैसे हैं उनसे ट्यूशन ले पा रहे हैं, उनसे अपना घर चला पा रहे हैं, पर उनका क्या जो समान नीची जात के लोग हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी। अब फोए सदन से समृद्धि सिंह पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। माँ देखो, 720 में से मेरे 600 अंक आए हैं। मेरा एम्स दिल्ली में दाखिला हो गया। माँ, मेरे 690 अंक आए हैं, फिर भी मेरा एम्स में दाखिला नहीं हुआ। गलती तुम्हारी नहीं बेटा, गलती तो इस घातक प्रतियोगिता में छल कर रहे आरक्षण की है। जो सो रहा है वो जाग जाए, क्योंकि आज मैं ये सिद्ध करूंगी कि कैसे विपक्ष दल के सारे तर्क निरर्थक हैं। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आरक्षण एक अभिशाप है। बिना समय व्यर्थ किए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की कट ऑफ लिस्ट काश मैं आपको इस पर्दे पर दिखा सकती। हर एक विषय में सामान्य वर्ग के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है। जी हाँ, सामान्य वर्ग के लिए एक भी सीट पाना नामुमकिन हो चुका है, जिससे हमारे देश की योग्यता का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। और यही स्थिति हमारे देश के अन्य स्थानों की भी है। कभी कभी तो ये आंकड़े इतने हास्यास्पद लगते हैं कि मानो हमारे देश की योग्यता के साथ मजाक हो रहा हो। आप सबने टीना दाबी का नाम तो सुना होगा, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1। पर क्या आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में उनके अंक थे 195, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अंकित जैन के अंक थे 230। जी हाँ, टीना दाबी से 35 अंक अधिक। किंतु अंकित जैन मुख्य परीक्षा में फेल हो गए। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। हमारे देश के ऐसे कितने ही योग्य व्यक्ति हैं जो आरक्षण रूपी दानव के शिकार बनकर या तो अपना दम तोड़ देते हैं या इस देश को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से हमारे देश के विकास को बहुत घातक नुकसान पहुंच रहा है। मेरे विपक्षी मित्र अब कहेंगे नहीं, हमारे देश तो बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत विकास कर रहा है। पर मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश के विकास की रफ्तार और अधिक तेज हो सकती थी यदि हमने आरक्षण को सही तरीके से उसके सही स्वरूप में इस्तेमाल किया होता। अब मेरे विपक्षी मित्र ये भी कहेंगे कि आरक्षण विकलांग लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, किंतु मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि इन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी संविधान लिखते समय ये कहा था, उन्होंने ये जिक्र किया था कि पिछड़ों को आगे लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, किंतु कुछ समय बाद आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। परंतु आज तक ये नहीं हो पाया है, राजनीतिक कारणों की वजह से और वोट बैंक की वजह से, और ना ही पिछड़े लोग आगे बढ़ पाए इसका उपयोग करके। जी हाँ देवियों और सज्जनों, आज राजनेताओं को पिछड़ों के विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की। इसलिए विभिन्न उच्च वर्ग के जातियों को भी ओबीसी का नाम देकर इसमें शामिल कर दिया गया है। विभिन्न धार्मिक आधार पर भी आरक्षण लग चुका है, जिससे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की नींव टूट चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह चुका है।
चाहे भारत कितना भी विकसित हो जाए, ये खत्म हो चुका है। मुझे तो आज भी ये गीत कितना सराहनीय लगता है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कौवा मोती खाएगा और हंस दाना चुगेगा। और आरक्षण की वजह से आज यही हो रहा है। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर आज जीवित होते तो वे भी नानी पालकीवाला के इस तर्क से बिल्कुल सहमत होते कि आरक्षण के राजनीतिकरण से आज पिछड़ों के फायदे से ज्यादा उनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। आज आरक्षण का मकसद बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, क्योंकि सभी जातियां ज्यादा से ज्यादा आरक्षण पाने के लिए अपने आप को बैकवर्ड बताना चाहती हैं। जातिवाद से बाहर निकलने के बजाय हमारा देश और इसके शिकार बनते जा रहा है। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आरक्षण एक दीमक है जो विकास की जड़ों को खोखला बना रहा है। धन्यवाद। हमारे देश में 42.2% लोग नीचे जाते हैं, तो अगर उन्हें ही नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी वाद विवाद में बहुत स्पष्ट किया था कि हाँ, पिछड़ी जात को आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन ये आरक्षण जो आज हमें मिल रहा है उस तरीके से नहीं। मैं आर्थिक मदद की बात कर रही हूँ, यानी पैसे। हम उन्हें पैसों की मदद से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो फिर वो किताबें खरीद पाएंगे जिससे हम पढ़ सकते हैं। फिर होगा सही मुकाबला और फिर देखा जाएगा कि कौन सचमुच उस जॉब या उस काम के लिए। धन्यवाद। जो हमारी भारतीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू है, वो भी आरक्षण के द्वारा आगे बढ़ी थी। तो आप उनके काबिलियत पर शक करना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि आरक्षण की दीमक ने विकास की जड़ों को खोखला कर दिया है? प्रश्न के लिए धन्यवाद, पर आप मेरे शब्दों को मरोड़ के कुछ बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि मैंने ये बार बार कहा है और मैं ये एक बार फिर कहना चाहूँगी कि मैं तब से कह रही हूँ कि पिछड़ों को आगे लाने के लिए आरक्षण दो, पर आर्थिक मदद के नाम पर दो। ये जो आरक्षण आज मिल रहा है ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह चुका है। आज के नेता सिर्फ वोट बैंक पे अपना देखते हैं और वो सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो ऑलरेडी, जो जैसे आज तो जाटों को भी चाहिए आरक्षण, उनके पास तो पैसे हैं। पैसे उन लोगों को आर्थिक मदद दो जिनके पास पैसे नहीं है। द्रौपदी मुर्मू के पास उनके पास वो पैसे नहीं थे जिसकी वजह से आज वो इतने ऊंचे स्तर पर आई हैं। अगर उन्हें वो आर्थिक मदद मिलती तभी वो यहाँ पहुंची है। धन्यवाद। धन्यवाद समृद्धि। अब विषय के विपक्ष में अचिंत्य बंसल अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आरक्षण सदियों के जुल्म का ये प्रतिकार है, ये दान नहीं, ये उनका अधिकार है। मंदिर छीना, शिक्षा छीनी, छीना उनका सम्मान है। मंदिर छीना, शिक्षा छीना उनका सम्मान है। इंसान होकर भी किया इंसानियत का सर्वनाश है, इंसानियत का सर्वनाश है। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पर यह सिद्ध करूंगा कि कैसे पक्ष दल के सारे तर्क निरर्थक है। भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं इस बात का यहाँ पर स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि आरक्षण सिर्फ पिछड़ी जातियों को नहीं मिलता है। आज के काल में आरक्षण महिलाओं को, बुजुर्ग को और अब विकलांग लोगों को भी मिलता है। अतः यदि आज हम पक्ष दल के अनुसार आरक्षण को निरस्त कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब संसद में महिलाओं को देखना अनन्या पांडे को परिश्रम अर्थात स्ट्रगल करने के देखने के बराबर हो जाएगा। अतः हमें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि भले ही आज भारतीय नारी ने अंतरिक्ष की यात्रा से लेकर सिंह की सवारी क्यों न कर ली हो, भले ही आज भारतीय नारी पता नहीं कौन कौन से शिखरों पर पहुंच रही हो, परंतु आज भी ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जो अपने घर की रसोई से लिपट कर रह गई हैं, वो भी सिर्फ समाज के दबाव की वजह से। अब मैं आप सभी का ध्यान आज के विषय के एक बहुत ही मुख्य शब्द पर आकर्षित करना चाहूंगा और वह है विकास।
भाइयों और बहनों, विकास सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने को या बेरोजगारी के कम होने को नहीं कहते। विकास उस स्थिति को भी कहते हैं जहां पर हर एक इंसान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और मेरा मानना यह है कि यह आरक्षण उन लोगों का कंधा ऊंचा करता है जिनके पास थोड़े कम साधन है या थोड़े दबाव में अपना जीवन व्यय कर रहे हैं। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज भारत विकसित नहीं है? मेरा मानना है जिस देश की आज हम बात कर रहे हैं उसने चंद्रमा की सतह से लेकर मंगल ग्रह की सतह तक सही सलामत पहुंचा है। जिस देश की आज हम बात कर रहे हैं वो खुद के अंदर से भ्रष्टाचार, बीमारियां और न जाने ऐसे कई कीड़े मकोड़ों को निकालकर फेंक रहा है। तो मेरी ये समझ के बाहर है कि पक्ष दल ऐसा कैसे कह सकता है कि आज भारत में विकास नहीं हो रहा है। पर चलिए कुछ क्षण के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि आज हमारे देश में विकास हो ही नहीं रहा है, हम सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। परंतु क्या वह विकास ये आरक्षण की वजह से है या क्या यह विकास भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बलात्कार जैसी परिस्थितियों की वजह से है? मेरी तो यह समझ के बाहर है कि हम आरक्षण को विकासहीनता के लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जबकि आरक्षण से जो आज यह इतनी सारी बीमारियां हमारे देश में पैदा हो रही हैं, इन सब के पीछे का असली मुखौटा है भ्रष्टाचार। यदि आज भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता उस मंडल कमीशन में तो आरक्षण सिर्फ कुछ लोगों को मिलता जिनको उसकी सही जरूरत होती। यदि आज हमारे नेताओं ने यह भ्रष्टाचार ना कर आरक्षण को केवल वोट बैंक ना बनाकर एक असली मुद्दा रखा होता तो आज जो बीमारियां पक्ष दल बोल रहा है वह नहीं होती। अतः अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आरक्षण श्राप नहीं वरदान है। इसको ना समझने वाला के दिमाग में कुछ खराब है। अतः हमें यह समझना होगा कि आरक्षण सही और सलामत है। धन्यवाद। आपने महिलाओं को मिले आरक्षण का समर्थन करा, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अगर कोई महिला प्रधान होती है तो काम उनके पति या उनके घर का कोई पुरुष ही कर रहा होता है, तो इससे आरक्षण का फायदा ही क्या हुआ? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं जरा आपको अभी कोई स्थिति बताता हूँ। वैसे एक सामान्य महिला उस ग्रामीण क्षेत्र में घर की चक्की पीसती रह जाती है, परंतु अब कम से कम वह पंचायत की सभाओं में तो जाएगी। और यदि एक महिला में इतना अब मेरे अनुसार दिमाग आ चुका है कि जब वह पंचायत में जाएगी, दुनिया के बारे में जानेगी, समझेगी, उस दबाव से हटकर खुद उठेगी, तब उसका विकास होना निश्चित है। धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि हमारा देश आज मंगलयान में पहुंचा है, यहाँ वहाँ पहुंचा है, इसरो में कोई आरक्षण नहीं है, ना ही DRDO में है, ना ही इंडियन आर्मी में आरक्षण है। और दूसरी बात जो विकास कह रहे हैं, आज एक जहाँ इसरो में आरक्षण नहीं है वहाँ हमारा देश इतना विकास कर रहा है, और जहाँ आरक्षण है, जहाँ JEE UPSC कोटा में आरक्षण है, वहाँ हमारे देश के युवा, छोटे छोटे बालक 16-17 वर्ष के बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आपका प्रश्न कुछ ज्यादा ही लंबा था, परंतु मुझे थोड़ा समझ में आया है, इसलिए मैं कुछ उत्तर देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इसरो, DRDO जैसी ये जो अंतरिक्ष संस्थाएं हैं, इनमें आरक्षण वाले लोग हैं, क्योंकि जिन परीक्षाओं के तौर पर यह इन संस्थाओं में पहुँचते हैं उनमें भी आरक्षण होता है। उसके बाद आपने अपने लंबे प्रश्न में मेरे से बोला कि आज आरक्षण हमारे देश में उन JEE और नीट वाली परीक्षाओं में हो रहा है, जिसकी वजह से न जाने कितने छात्रों को थोड़ा दर्द सहना पड़ रहा है। परंतु जिन लोगों को वह आरक्षण मिल रहा है उनके पास सही साधन नहीं है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कुछ लोगों के पास होते हैं, परंतु उसमें यह सरकार की गलती है कि इतनी सारी सीटें नहीं है आज IITओं में, इतनी सारी सीटें नहीं है एम्स में, और आरक्षण केवल 2.7% लोगों ने, SC/ST के लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया था, बाकी सारे OBC वाले हैं, और OBC वाले घूस देकर ही अपने आप को OBC का टैग दिलाते हैं। तो इसमें फिर से आरक्षण की गलती नहीं है, गलती उस घूस देने वाले अफसरों की और उस घूस लेने वाले लोगों की है। अतः यह भ्रष्टाचार है जो हमारे देश की जड़ों को खोखला बना रहा है, ना कि आरक्षण। धन्यवाद।
चुनकर। अब काल सदन से विषय के पक्ष में हिमांशी कठेत अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जब सिंहों के बेटों पर कुछ भेड़ें शासन करती हों, बैसाखी के सहारे से आगे बढ़ने का दम रखती हों, जब घोड़ों के पांव बांध गधे दौड़ाए जाते हों, जब कुछ सियार जंगल के राजा घोषित हो जाते हों, ऐसी बदहाल व्यवस्था को मैं कैसे लोकतंत्र कह दूं? अपनी इस भारत को क्या मैं स्वतंत्र कह दूं? परम सम्मान्य नायक मंडल के सदस्यों, मेरे विपक्षी मित्र और सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा नमन। मैं आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने आई हूँ जो विकास की जड़ों को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है, और वो है आरक्षण। महोदय, जब हमारा देश 1950 में नया स्वतंत्र हुआ था, तब केवल 18% लोग साक्षर थे और 80% लोग गरीब थे। उस समय इस देश को उन्नति और प्रगति करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करने की जरूरत और बड़े कदम उठाने की जरूरत थी, और उस कारण से आरक्षण वैध किया गया था। आरक्षण का मकसद था कि कुछ पिछड़े वर्गों को उत्थान करा जाए और जो सब वर्गों को समान किया जाए। यह व्यवस्था 10 वर्षों के रखी गई थी, परंतु महोदय 10 वर्ष भी बीत गए और 10 वर्ष 7 बार भी बीत गए और आज 70 वर्ष से अधिक हो गए, परंतु आरक्षण हमारे देश का कड़वा सच बनकर रह रहा है। महोदय, आज अधिकतर सरकारी स्कूलों में 50% सीटें आरक्षित होती हैं, और जो ये आरक्षित की प्रतिशत है, ये बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई प्रतिशत के साथ साथ हमारे युवाओं के सपने व कुछ करने की जो उम्मीद है वो भी टूटती जा रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक आरक्षण के द्वारा एक छात्र एम्स जैसे बड़े राष्ट्रीय कॉलेज में एडमिशन लेता है। वह 5 साल अपनी पढ़ाई करता है, डॉक्टर बन जाता है। अब वो और उसके साथ के जो डॉक्टर हैं, जो अनारक्षित वर्ग से हैं, वो चाहते हैं कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करें और मास्टर्स की डिग्री लें। अब फिर से यही चक्र घूमेगा, और चाहे सबके पास समान ज्ञान हो, चाहे सबने समान सामाजिक स्थान पर हो, चाहे समान पैसे हो, परंतु फिर से ये छात्र आराम से सीट प्राप्त कर लेगा, और चाहे कितने भी समझदार और डॉक्टर क्यों ना हो, संघर्ष तो उनको करना ही पड़ेगा। तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आरक्षण किस आधार पर बांटा जा रहा है। महोदय, मैं ये नहीं कहूंगी कि आरक्षण खराब था या है। आरक्षण जरूरी था, होना चाहिए था और होना था, परंतु आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो एक समय तक जरूरी था। आज दुनिया बदल रही है, देश बदल रहे हैं, इस देश के नियम कानून बदल रहे हैं, लेकिन कोई आरक्षण के बारे विषय को छूना ही नहीं चाहता, क्योंकि आज आरक्षण आपको पता है किस चीज में इस्तेमाल होता है? वोट बैंक में, राजनीति के लिए। एक देश की उन्नति और विकास तब होता है जब वहां का एक युवा अपने देश के लिए विकास करना चाहता हो, वो एक देश के लिए और कुशल हो। हमारे देश के युवा कुशल हैं, परंतु आज आपको लगता है कि अगर एक छात्र को जब अपनी कॉलेज सीट एक आरक्षण के कारण छोड़नी पड़ जाएगी, तो वो आरक्षित वर्ग को समान आंखों से देखेगा कि या वो सबको समान रखेगा, क्या वो अपनी नाराजगी नहीं रखेगा? और आज यही हो रहा है। हमारे देश के कुशल बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, और हमारे देश में ये लोग आरक्षण की ही बातें कर रहे हैं। महोदय, आपको ये जानना पड़ेगा कि जाति और जनजाति एक स्थायी व्यवस्था है, सही विशेषता है। आप जिस जाति में पैदा होते हैं, उसी जाति में आपकी मृत्यु होती है। वह आपकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। चाहे कोई विद्यार्थी या चाहे कोई बच्चा एक नीची जाति में पैदा हो भी जाए, परंतु अगर उसके पास धन भी है तो उसको आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। महोदय, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज विषय में दीमक केवल आरक्षण नहीं, पर मेरे विपक्षी मित्र भी हैं, जो हम जब चाह रहे हैं उन्नति करना, तो हमको पीछे भारतीय इतिहास के काले पन्नों में लेकर जाना चाह रहे हैं। जैसे दीमक पनपते हैं और बढ़ते हैं, वैसे ही मेरे विपक्षी भी अपनी विचारधाराओं से दूसरों को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। आपने उदाहरण दिया कि कई छात्र बाहर विदेश पढ़ने जाते हैं, उनके पास लेकिन बाहर जाने के लिए पैसे तो हैं। अगर कोई पिछड़े वर्ग से है, उसके पास ना बाहर जाने के पैसे हैं, तो उसे भारत में पढ़ने के लिए आरक्षण तो दिया ही जा सकता है। उस विद्यार्थी के पास पैसे हैं, इसलिए तो बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको अपने देश
देश में उन्नति करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। उसको आरक्षण के नाम पे वो कितना भी मेहनत कर ले उसको पीछे ही रह जाना पड़ रहा है। और आरक्षण के द्वारा ही जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। आज हमारे देश में अनारक्षित वर्ग इतना बड़ा है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। एम्स जैसे बड़े कॉलेज में भी 60% सीटें आरक्षण वाली हैं। तो आप मुझे यह बताइए, जिनके पास धन है क्या वो बाहर नहीं जाएंगे जब उनको इस देश में ही मौका नहीं मिल रहा है? हम विकास की बात कर रहे हैं, आप सब आज आप आरक्षण पे ही मत उलझिए। आप विषय ये भी कहते हैं कि विकास तब होगा जब हमारा देश का युवा यहाँ रहकर उन्नति करना चाहेगा। हमारा देश का कुशल व्यक्ति तो बाहर जाके दूसरे देश का विकास कर रहा है। धन्यवाद। प्रतियोगी ध्यान दे, अगर वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। फॉर हाउस। आपको नहीं लगता कि विकलांग लोगों का आरक्षण और महिलाओं का आरक्षण आज के काल में हमारे देश में बहुत ज़रूरी है? आपके प्रश्न के धन्यवाद। आपका प्रश्न बेहद छोटा था, पर मैं जितना समझ सकती मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। क्या आज हमारी सभा में 33% नहीं मिल रहा है? कितना प्रतिशत था महिलाओं की? आज उनको मिल रहा है। धीरे धीरे देश समझ रहा है, परंतु अनारक्षित वर्ग का क्या? सिर्फ जाति को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु। कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चे सीधा बैठिए और सीनियर बच्चे भी सीधे बैठे। अब पाल सदन से अथर्व कुमार विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाता है। सरकारी सेवाओं व संस्थानों में पर्याप्त भागीदारी न रखने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, क्योंकि उन्हें समाज और शिक्षा में पिछड़ापन महसूस होता है। महोदय, आज मैं अपने विचारों से यह सिद्ध कर दूंगा कि आरक्षण से पिछड़े वर्गों की क्षमता को हम निखारते हैं और वही लोग आगे जाके हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। जब किसी व्यक्ति को विश्वास होता है कि कोई है जो उसका समर्थन कर रहा है, उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है, तो वह अपने लक्ष्य तक और जल्दी पहुंचता है और वहां तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत भी करता है। महोदय, आरक्षण के द्वारा हम पिछड़े वर्गों को जो समर्थन देते हैं उन्हें महोदय, यदि परिवार में कोई भाई या बहन आर्थिक व बौद्धिक रूप से बीमार है तो पूरे परिवार के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। वैसे ही हमारे देश को शोषित, गरीब और दबे हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक दर्जा दिलाना ही आरक्षण की नीति का कार्य है। महोदय, बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की जरूरत को समझा और संविधान में ऐसी व्यवस्था करी कि हर 10 साल में निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि जो लोग आरक्षण से पर्याप्त लाभ उठा चुके हैं उनके ऊपर से ये श्रेणी हटा दी जाए और दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाए। लेकिन ऐसा करना हमारी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वह तय ही नहीं कर पाए कि किसको आरक्षण देना है और किसको नहीं। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो उचित लोगों तक अपना आरक्षण पहुंचा ही नहीं पाए। मेरे विपक्षी मित्र आरक्षण को अनुचित बताते हुए अपने कई सारे तर्क रखेंगे, लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? सरकारी नौकरी वाली
क्योंकि सरकारी नौकरियां तो आजकल किसी को मिल नहीं रही हैं, और मिल भी रही हैं तो रिक्त स्थानों के हिसाब से मिल रही हैं। मेरे विपक्षी मित्रों का मानना है कि आरक्षण से सही योग्यता पीछे रह जाती है, लेकिन मेरा तो यह मानना है कि जब अब वो जमाना गया जब 10वीं और 12वीं कक्षा पार करके नौकरियां मिल जाया करती थी। अब हर वर्ग का व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है। महोदय, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आरक्षण एक दीमक नहीं, एक रोशनी है, और हमें इसका सही तरह से उपयोग करना चाहिए। हमें इसको हटाने की जगह इसमें बदलाव की जरूरत है। जिसने आरक्षण प्राप्त करके वो व्यक्ति योग्य बन गया है, उसके ऊपर से आरक्षण की श्रेणी हटा देनी चाहिए, और गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आरक्षण को गलत या सही साबित करने से अच्छा आप खुद को सही साबित करें, क्योंकि जिंदगी हर एक व्यक्ति को एक मौका जरूर देती है कि वो अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकता है। धन्यवाद। समान वर्ग के लोग जो 90% लाते हैं और फिर भी वो सफल नहीं हो पाते, जिससे उनका आत्मसम्मान कम हो जाता है और वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? लगता है आपने मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुना ही नहीं। आप भी शायद श्रोतागण के व्यक्ति की तरह सो रही थी। मैंने यही कहा कि हमें अपनी आरक्षण की नीतियों में बदलाव की जरूरत है। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि आज के काल में लोगों को सरकारी नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं, परंतु हर साल 1000 नौकरियां यूपीएससी से, 8000 पीसीएस से, 7000 रेलवे से, और न जाने कितनी और संस्था है जो सरकारी नौकरियां लोगों को देती हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं ये सब दिखावटी है? बहुत लंबा प्रश्न था आपका। चलिए आप मान लीजिए कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल भी गई, क्योंकि सरकारी नौकरियां रिक्त स्थानों पे मिल रही हैं, तो ऊंचे स्थानों पे तो सारे लोग बैठे हैं, आपको कुछ नहीं मिलना वहां से। आपको फिर भी एक नौकरी मिल गई, उस नौकरी में आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 5000, 6000। उसमें आप या तो अपने बच्चों का पेट भर लें, या अपनी धर्मपत्नी के शौक पूरे कर लीजिए, या अपनी घर की सुविधाएं दे दीजिए। धन्यवाद।